So in the last class, we have done about the muscle spindle and the Golgi tendon organ, and we also have covered the reciprocal inhibition. ठीक है ना? So इन तमाम चीज़ों में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ओके, सो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं एंड इन द न्यू टॉपिक हम लोग सर आवाज आ रही है आपकी? सर आवाज आ रही है? हेलो सर आवाज आ रही है आपकी? ओके, सो अब नए टॉपिक के अंदर हमारे पास था प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सप्ली मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर एरिया। मेरे ख्याल में ये हम लोग कर चुके हैं बहुत दफ़ा, और मैंने कहा भी था कि एक टास्क है, ये आप लोगों ने पढ़ना है खुद से। चैप्टर नंबर आई थिंक 56 ऑफ द गाइटन, तो इसको आप पढ़ सकते हो। मगर हम इसकी स्लाइड्स को जल्दी से देख लेते हैं कि M1 इज़ फॉर सिंपल मोटर कमांड, जैसे कि प्राइमरी मोटर एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो है वो जितने भी हमारी skilled movements होती हैं, they all are performed by primary motor cortex. Then M2 और pre-motor cortex for more complex motor movements, like इसमें हमारा Broca's speech area होता है, इसमें हमारा जो होता है वो hand rotation area, hand skill area, eye movement area. फिर supplemental motor area for bilateral coordinated movements, जैसे कि आप इसमें अगर इसकी लीजन हो जाती है तो आप डबल यानी कि बायलैटरल मूवमेंट्स नहीं परफॉर्म कर सकते। फॉर एग्जांपल आप बटन नहीं लगा सकोगे क्योंकि वो बायलैटरल मोटर मूवमेंट का काम करता है, या एप्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा प्री मोटर एरिया का काम एक और होता है कि वो प्लानिंग करता है। जब आपका प्राइमरी मोटर आपसे स्किल मूवमेंट करवा रहा होता है, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग और व्हेन यू आर टाइपिंग, the more proximal portion or the shoulder joint or the elbow joint, इन सब की जो planning movement है वो आपका pre-motor area करवा रहा होता है। So we have done this a lot of times, और हमने इसको कहा था कि किताब में से पढ़ना भी। ठीक है जी। This is the homunculus of the motor cortex. You can see that in this homunculus आप देख सकते हो कि हमारे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर जो वो एरिया जो कि स्किल से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल हैंड है, माउथ है, जो कि हम बोलते हैं तो बहुत स्किलफुल मूवमेंट्स हमें चाहिए, हैंड्स हैं, आईज हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा एरिया हमारे मोटर एरिया के अंदर दिया गया है। जबकि ट्रंक के लिए, लेग्स के लिए बहुत छोटा एरिया दिया गया है, क्योंकि इनके अंदर बहुत स्किल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट टाइम आई डिस्कस विद यू दैट in the motor cortex, the cell layer which is responsible for generating or issuing these impulses, या हम यूँ कह दें कि जो इसका आउटपुट है वो pyramidal cell layer 5 से आता है, जिसे हम giant cell of Barrett's या pyramidal cells कहते हैं, और इसी से जो ट्रैक हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है उसे हम pyramidal tract भी बोलते हैं, या हम इसको corticospinal tract भी बोलते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट क्योंकि मुझे ये चैप्टर के साथ आगे का भी कवर करना है। So primary motor cortex again, Broadband area 4, somatotropic map motor homunculus है, corticospinal tract generate करता है, high precision movements of contralateral muscle, the opposite side of the muscle, also control for the speech, also control joint and muscle positions, primary afferent path for the cortical cortex, pyramidal tract, corticobulbar tract भी बनते हैं जो कि मोटर न्यूरॉन इनर्वेट करते हैं मसल्स ऑफ द हेड को या आपके क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को। और ये इनपुट कहाँ से रिसीव करता है? इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द सोमेटोसेंसरी। मैंने कहा था कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स 30% इम्पल्सेस जो है वो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स से रिसीव करता है, ताकि उसको पता चले कि मुझे आउटपुट किस सेंसरी इनपुट के अगेंस्ट में देना है। और कौन से सेंसरी इनपुट से हमारे पास प्रोप्रायोसेप्टर्स हैं, हमारे पास जो है वो अदर कुटेनियस सेंसेशंस भी ये इसको मिलती हैं। नेक्स्ट प्लीज, मैं कर रहा हूँ आगे। पैरामिडल सेल्स कॉर्टिकोबल्बर, मैंने कहा कि हेड और नेक में जाके खत्म हो जाते हैं, और मोस्टली जो होते हैं ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैक टू द क्रेनियल नर्व वेंट। अच्छा, फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। वेंट्रल भी लोअर मोटर न्यूरॉन पे खत्म होते हैं और लेटरल भी लोअर मोटर न्यूरॉन पे खत्म होते हैं। ओके, हायरार्की अगर आप देखो तो हायरार्की में आपको समझ में आएगा कि आपके सेंसरी एसोसिएशन एरिया
ये इम्पल्सेस देता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को, प्री मोटर भी प्राइमरी मोटर को देता है, देन थैलेमस, और थैलेमस में सेरिबैलम का इनपुट भी ऐड होगा और आपका डिसेंडिंग मोटर फाइबर्स बनेंगे। तो वर्किंग मेमोरी आपकी है। वर्किंग मेमोरी के बाद आप एक अटेंशन फोकस करते हो, तो 1 2 3 से चलना है आपको। कोऑर्डिनेट करते हो बायलैटरल मूवमेंट्स को, बॉडी को ओरिएंट करते हो, एंड देन दिस इज द हायरार्की। आई एम गोइंग अगेन, ये सारी चीजें कर भी चुके हैं और इसको समझना कोई मुश्किल भी नहीं है। सो जाहिर बात है मोटर कॉर्टेक्स हमारा पैरेटल लोब में और फ्रंटल लोब में पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली हमारा सेंट्रल सर्कस के आगे वाला एरिया है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड द मोटर कॉर्टेक्स, जो कि हमारा पैरेटल एंड फ्रंटल लोब में पड़ा हुआ है। It formulates working memory, initial plan of the motor events, somatosensory area focus करेगा attention और events को। pyramidal cells जो है वो pyramidal cells एक ट्रैक बनाएंगे और नीचे थैलेमस, एंड देन थैलेमस के साथ सेरिबैलम का इनपुट मिलेगा, एंड वी हैव अ परफेक्ट movement. Otherwise, if thalamus is not there, if basal ganglia is not there, if cerebellum is not there, you do not have a perfect movement. तो वही पिक्चर हायरार्की की आ गई। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कमांड देता है, वो कमांड ब्रेन स्टेम के थ्रू होती हुई ट्रैक्स के थ्रू होती हुई स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, मगर इससे पहले ब्रेन स्टेम सेरिबैलम को बताता है कि ये मूवमेंट आई है, देन सेरिबैलम गिव इट्स इनपुट, cerebellum also apprise the thalamus, thalamus also again apprise the cerebral cortex। तो cerebral cortex इस previous experience की बेस पे एक नई मूवमेंट भी जनरेट कर सकता है और प्रिसाइज मूवमेंट भी जनरेट कर सकता है। तो बेसिकली इसको एक इनपुट की भी जरूरत है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, थैलेमस से, सेरिबैलम से और बेसल गैंग्लिया से। समझ में आ रहा है? आई एम गोइंग फास्ट, इज इट ओके और आई शुड बी स्लो? ओके, सो स्पीड इज ओके। वैसे है क्या मतलब? यस सर वैसे है। ओके, कोई बात नहीं। अब मैं आ जाता हूँ अपना वही स्पाइनल कॉर्ड वाले चैप्टर पे दोबारा, क्योंकि बीच में से थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था इसका। तो स्पाइनल कॉर्ड वाले चैप्टर में आपने लास्ट टाइम पढ़ा था मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन का फंक्शन। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास, अच्छा स्लो पढ़ाऊँ? ठीक है, स्लो जा, अब मैं स्लो जाऊँगा। मसल स्पिंडल का फंक्शन क्या था? इट डिटेक्ट्स द चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल। ठीक है, जैसे ही मसल स्पिंडल उस वक्त स्टिमुलेट होगा जब कभी अगर मसल के अंदर या तो लेंथ इंक्रीज होगी या लेंथ डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मेरे पाँव में पत्थर आया, मुझे ठोकर लगी, आई एम ट्राइंग टू फॉलिंग डाउन। तो मेरे जितने भी जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स एंड मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब होंगे, उनके मसल स्पिंडल्स उस चेंज इन लेंथ को डिटेक्ट करेंगे कि जो मेरी गिरते वक्त पोजीशन होगी, एंड जब वो उसको डिटेक्ट करेंगे तो वो सारी इम्पल्सेस अल्फा 1 फाइबर यानी कि प्राइमरी एफरेंट, अल्फा 2 फाइबर्स यानी कि सेकेंडरी एफरेंट के थ्रू दे गिव ऑल दीज इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन के थ्रू मेरे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी कराएगा कहीं की और कहीं की रिलैक्सेशन कराएगा और मेरे पोस्चर को सीधा खड़ा कर देगा, मुझे गिरने नहीं देगा। बेसिकली दिस इज द एग्जांपल। ओके, अब जो मसल स्पिंडल के अंदर, जो मसल स्पिंडल का जो रिसेप्टर पोर्शन है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्लो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, अब ये वर्ड स्ट्रेचिंग का यूज कर रहा हूँ। स्ट्रेच का मतलब ये है कि ईदर मसल की लेंथ इंक्रीज हो या मसल की लेंथ डिक्रीज हो बाय एनी स्टिमुलस। तो हम स्टिमुलस को क्या कह रहे हैं? स्ट्रेचिंग स्टिमुलस। मुझे ठोकर लगी, वो भी स्ट्रेचिंग है। मेरे हैमर से अगर किसी ने मेरे क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल को स्ट्राइक किया, वो भी स्ट्रेचिंग है। किसी ने हाथ से मेरी थाई के क्वाड्रिसेप्स पे मुक्का मारा, वो भी स्ट्रेचिंग है। सो स्ट्रेचिंग मींस व्हेन देयर इज अ चेंज इन लेंथ, जब कभी भी चेंज इन लेंथ ऑफ मसल होगी तो जो स्टिमुलस वो चेंज इन लेंथ कराएगा, उस स्टिमुलस को हम कहेंगे स्ट्रेचिंग स्टिमुलस, और उसकी वजह से जो रिफ्लेक्स जनरेट होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स। सो गॉट इट? The stretch reflex is the reflex because of any stimulus, because of any stretching stimulus, which leads to change in length. अगर तो change in length of the muscle slow है,
यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हमारे प्राइमरी एफरेंट और हमारे सेकेंडरी एफरेंट, अगर प्राइमरी एफरेंट और सेकेंडरी एफरेंट आपको याद नहीं है तो मैं पीछे पिक्चर में जाता हूँ एंड आई विल गो बैक एंड आई विल टेल यू कि प्राइमरी एफरेंट क्या था और सेकेंडरी एफरेंट क्या था। ये देखो, ये प्राइमरी एफरेंट है जो न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन को सप्लाई कर रहा है, और ये सेकेंडरी एफरेंट है जो कि किसको सप्लाई कर रहा है, न्यूक्लियर चेन को ज्यादातर। जो प्राइमरी एफरेंट होता है वो ग्रुप 1A अल्फा यानी कि हाईली कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं, और ये जो होते हैं इनको एन्यूलो स्पाइरल नर्व एंडिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो सेकेंडरी एफरेंट है उसको फ्लावर स्प्रे नर्व एंडिंग कहते हैं। तो जब कभी भी चेंज इन लेंथ होगी और अगर चेंज इन लेंथ बहुत स्लोली है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एफरेंट जो है वो स्टिमुलस भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, और वो दोनों जो स्टिमुलस भेजेंगे वो बहुत स्लो स्लो भेजेंगे। सो स्लो चेंज मैं पढ़ देता हूँ। रिसेप्टर पोर्शन ऑफ द मसल स्पिंडल इज स्ट्रेच्ड स्लोली। द नंबर ऑफ impulses transmitted from both primary and secondary almost directly in proportion to the degree of stretching। this slow stretching हो रही तो slow impulse भेजेंगे spinal cord में, ठीक है। and these impulses for several minutes, this effect is called static response। कि भाई स्लो चेंज हो रहा था तो स्लो जवाब आ रहा था स्पाइनल कॉर्ड से। ओके हीरालाल, मैं स्लो पढ़ाता हूँ। देखो दोबारा सुनो, मसल स्पिंडल का काम क्या है, डिटेक्ट चेंज इन लेंथ। ओके, आपने उसको स्ट्रेच किया, आपने उसको स्टिमुलेट किया, किसी भी स्टिमुलस की वजह से आपके पाँव में ठोकर लग गई, आपने हैमर से स्टिमुलेट किया, आपने पाँव को खींचा किसी के, तो अगर स्लो स्ट्रेचिंग हो रही है तो हमारे प्राइमरी एफरेंट और हमारे सेकेंडरी एफरेंट दोनों जो है वो इम्पल्सेस भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, और जब वो स्लो इम्पल्स भेजेंगे तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक रिस्पॉन्स। उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक रिस्पॉन्स। ऑन द ऑपोजिट, अगर सडन चेंज आई यानी कि लेंथ को बहुत ज्यादा जल्दी से चेंज कर दिया गया, चाहे अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आपके पाँव में ठोकर लगी है, आपका पाँव आप गिरने लगे हो, आप जो है वो हैमर से स्ट्राइक कर रहे हो, अगर मसल स्पिंडल की लेंथ रैपिडली चेंज होती है तो सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी एफरेंट सिग्नल भेजेगा, यानी कि मैं जो पीछे बता रहा हूँ ग्रुप 1A एन्यूलो स्पाइरल नर्व एंडिंग, और सेकेंडरी एंडिंग स्टिमुलस नहीं भेजेगी। और जब सेकेंडरी स्टिमुलस नहीं भेजेगी तो रैपिड चेंज हुई और रैपिडली जवाब वापस आया स्पाइनल कॉर्ड से, उसको रैपिडली दुरुस्त किया गया या सही किया गया, उसको हम कहते हैं डायनामिक रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, डायनामिक रिस्पॉन्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेच रिस्पॉन्सेस और देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस भी आप कह सकते हो। एक है स्टैटिक रिस्पॉन्स और एक है डायनामिक। स्टैटिक रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब कभी भी चेंज इन लेंथ स्लो हो तो स्लो रिफ्लेक्स आएगा स्पाइनल कॉर्ड से और स्लोली वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। एंड डायनामिक का मतलब, और स्टैटिक में दोनों नर्व फाइबर्स फायरिंग करती हैं, प्राइमरी एंडिंग भी और सेकेंडरी एंडिंग। व्हाई in dynamic response, when there is a rapid change in the muscle spindle, there will be a rapid reflex from the spinal cord and there is a rapid जो है वो मसल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। दिस इज कॉल्ड डायनामिक रिस्पॉन्स। अभी भी कोई प्रॉब्लम है स्टैटिक और डायनामिक में? Is there any problem in static and dynamic? Okay. अब ये देखो, इस पिक्चर को गौर से देखो एंड टेल मी व्हाट इज इन दिस पिक्चर। समझ में आ रही है सबको? कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ में नहीं आया? नो सर, नो सर। अच्छा अच्छा, अब मैं समझाता हूँ। पिछला वाला समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे नो और यस में कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो पीछे बच्चे कुछ ने कहा नो सर,
सर आ गया, मीन्स प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये पिक्चर समझ में आ गई। ये सेंसरी, ये आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये आपका यहाँ पे या तो ये सेंसरी न्यूरॉन खत्म हो रहा है तो यहाँ बीच में या तो इंटर न्यूरॉन आएगा या डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन, और ये आपका फाइबर। यहाँ पे आपका स्टिमुलस आया था, दोबारा करेक्शन भी हो गई, न्यूरॉनल सर्किट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर पढ़ा है तो डिफिकल्ट नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एनिमल हम लेते हैं, वी टेक एनिमल, और उसका हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी नर्व एंडिंग है मसल स्पिंडल से, उसको ट्रांसेक्ट कर देते हैं, या डॉर्सल रूट गैंग्लियन से हम उसको काट देते हैं ताकि उसके नर्व फाइबर्स जो हैं वो एंटर ना हो सकें आपके पोस्टीरियर रूट में। ठीक है, सेक्शन ऑफ द पोस्टीरियर रूट आपने कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि सेंसरी स्ट्रेच फाइबर्स रैपिडली नहीं जाएंगे। अब ये वाला जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये एक नॉर्मल ग्राफ है कि भाई स्ट्रेच हुई इस पॉइंट पे, प्राइमरी और सेकेंडरी एफरेंट इंपल्स लेके गए और रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन कराई गई स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और वो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत जर्की नहीं थी, यानी कि स्मूथिंग थी। ये मेरा पॉइंटर चल रहा है इसके साथ, बहुत जर्की नहीं थी। इट मीन्स अगर आपको कहीं चलते चलते आप एक बस के पिछले दरवाजे से अगले दरवाजे से उतर रहे हो और बस मूविंग है, तो जब आपका पांव जमीन पे टकराएगा, दैट इज योर स्ट्रेचिंग। दैट स्ट्रेचिंग डिटेक्ट्स बाय द स्पाइनल कॉर्ड, और वो रिफ्लेक्सली आपको मूव करवाएगी 10-15 कदम कि आप गिर ना जाओ। That muscle spindle stretching is very smooth because continuously आपके अल्फा और आपके प्राइमरी और सेकेंडरी नर्व एंडिंग्स स्पाइनल कॉर्ड को बता रहे हैं कि जी इतनी स्ट्रेचिंग हो रही है और इतना हमें आउटपुट चाहिए। बट अगर किसी ऐसे एनिमल के अंदर जिसकी पोस्टीरियर रूट का सेक्शन कर दिया गया हो, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, जब उसकी कोई प्राइमरी और सेकेंडरी एफरेंट इंपल्सेस लेके जा ही नहीं सक रही हैं, तो जब कभी भी दिल चाहेगा स्पाइनल कॉर्ड अपने स्टिमुलाई भेज देगा और वो जर्की मूवमेंट्स होंगे, और वो क्या होगा, एक नॉन कोऑर्डिनेटिंग, नॉन स्मूथ जर्की फैक्शन मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर आपको ट्विचिंग या जर्किंग नजर आएगी। तो ये फर्क बता रहा है कि प्राइमरी एफरेंट और सेकेंडरी एफरेंट या सेंसरी इनपुट का कितनी इंपॉर्टेंस है अगर आपको मसल को नॉर्मल पोजीशन पे रखना है या कॉन्ट्रैक्ट करवा के नॉर्मल पोजीशन पे लाना। अच्छा, मैं आपको ये एक और चीज दिखाने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको एक और ये एक है सर, हाउ स्पाइनल कॉर्ड गिव कमांड रिफ्लेक्स व्हिच स्पाइनल स्ट्रक्चर इज, एक मिनट, when spinal special which special structure is present in spinal cord which appropriate command। नहीं, देखो ये कह रहा है सेक्शन क्या है, एक स्मॉल पोर्शन का, जिसकी वजह से कुछ, ये नहीं पूरी प्राइमरी रूट को काट दी गई है, कुछ पोर्शन को काटा गया है और कुछ पोर्शन को छोड़ दिया गया है। तो सम एफरेंट्स आर गोइंग एंड सम एफरेंट्स आर स्टिल इंटैक्ट, और स्टिल जो है वो ट्रांसेक्टेड, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, सम आर गोइंग एंड इंटैक्ट एंड सम आर ट्रांसेक्टेड। तो उसकी वजह से आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मूव आपकी इम्पल्स जनरेट करेगा, मगर वो एक कोऑर्डिनेटेड इम्पल्स नहीं होगी क्योंकि सारे मसल की आपको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही थी स्ट्रेच रिफ्लेक्स की, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स में दो रिफ्लेक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक होता है एंकल जर्क और एक होता है नी जर्क, और उसमें भी नी जर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नी जर्क का पता है सबको कि कैसे होता है नी जर्क, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, इफ यू वांट टू आई विल शो यू दिस वीडियो, तो आपको पता चलेगा। कहाँ गया मेरे पास, जिन बच्चों को नहीं पता वो 1 सेकंड के लिए वीडियो देखें और मुझे बताएं इसमें क्या देख रहे हो। नजर आ रही है वीडियो? वीडियो नजर आ रही है? वीडियो नजर आ रही है जी। अब मैं चला रहा हूँ, इसको गौर से देखो, सिर्फ 30 सेकंड की है।
तो इस वीडियो में क्या दिखाया गया सर, हमने अपने सिबलिंग पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, सिबलिंग पे नहीं, आप किसी बड़े पे कर सकते हो, मगर जो है वो उसमें आपको ये क्या हो गया, मगर उसमें आपको ये करना है कि उसमें जो है वो आपको एहतियात करनी है थोड़ी सी, और ये उसमें आपको एहतियात करनी है और नी हैमर जो होती है वही इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ऑटो प्ले ऑप्शन बंद कर दें सर, क्या किसका? यूट्यूब पे ऑटो प्ले बंद कर दें सर। Turned 60 years old and came to see us a little while back because he's having some issues with some paresthesias in his. किसका ऑप्शन है ना अरसलान? साइड पे देखिएगा ऑटो प्ले का ऑप्शन है, उसको बंद कर दें। कहाँ पे? तो ये वीडियो के ऊपर साइड में लर्न मोर के नीचे लिखा हुआ है, एप्स ऑन हवावे से नीचे सर। यहाँ सर ये एप्स ऑन हवावे साइड पे ये नहीं सर, यहाँ पर नहीं, साइड पर सर। मैंने बंद कर दिया है ना, खुद ही बंद कर दिया मैंने। ऑटो को मैं बाद में देख लेता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो साइड पे वैसे मैं देख रहा हूँ अरसलान, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है राइट पे लेफ्ट पे जरा थोड़ा बता दो। ऑटो तो यहाँ पे होगा ना, ऑटो सेटिंग में ऑटो प्ले ये रहा, ये बंद कर दिया, मुझे याद था मगर मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब ये आप सिबलिंग पे कर सकते हो, मगर जल्दी से मैं आपको बताऊं इसका मकसद क्या था कि देखो, जब आपने यहाँ पे स्ट्राइक किया इस पॉइंट के ऊपर, मैं इसको वो कर दूं, जब आपने स्ट्राइक किया किसी के क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को, किसको स्ट्राइक किया? क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को। जब आपने स्ट्राइक किया क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को, ये नजर आ रहा है, मैंने बना रहा हूँ, ये नजर आ रहा है कि क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को जब आपने स्ट्राइक किया तो आपकी यूट्यूब की स्क्रीन आ रही है इसके ऊपर, यूट्यूब की स्क्रीन आ रही है, तो उसको कैसे बंद कर दूं? एक मिनट, स्टॉप शेयर, कौन सी शेयरिंग स्टॉप करूं? ओके, अब मैं दोबारा शेयर करता हूँ, थोड़ा मुझे अलाउ करो शेयरिंग। असलान शेयरिंग अलाउ करो। असलान, हेलो, हाँ कर रहा हूँ। अच्छा, अब नजर आ रहा है बेटा, अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने जैसे ही स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ही क्या हुआ, आपका क्वाड्रिसेप्स जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। तुम्हें पता है क्वाड्रिसेप्स मसल कौन सा होता है? क्वाड्रिसेप्स मसल जो कि आपके थाई के मेन फ्रंट पे चल रहा होता है, और ये आपकी नी जॉइंट को क्रॉस करके आपकी टिबिया की टिबियल ट्यूबरोसिटी पे आके अटैच होता है। तो आपने पटेला और टिबियल ट्यूबरोसिटी के बीच में नीज को स्ट्राइक किया विद द हैमर, और जैसे ही आपने विद द हैमर स्ट्राइक किया उसको, तो आपने ऊपर देखना है, हल्की सी जर्की मूवमेंट होगी क्वाड्रिसेप्स में। उस हल्की सी जर्की मूवमेंट को हम कहते हैं नी जर्क, और सेम उसका फिनोमिना यही है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स। कि आपने स्ट्राइक किया, स्ट्रेच हुआ, मसल टेंडन, मसल स्पिंडल ने उसको रिस्पॉन्ड दिया, एंड देन दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, ये नी जर्क का है। एंकल क्लोनस क्या होता है? अगर आप एंकल क्लोनस की बात करो तो एंकल क्लोनस जो होता है वो जर्की मूवमेंट्स ऑफ द एंकल है, उसकी भी वीडियो मेरे पास है, मगर पहले वो बता दूं, जर्की मूवमेंट्स ऑफ द एंकल है, एंड इन दैट जर्की मूवमेंट्स अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर किसी को कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, जिसको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, जिसके एक साइड पे हम आम जबान में कहें, स्लैंग लैंग्वेज में फालिज पड़ गया है, तो उसमें आपको एंकल क्लोनस नजर आएगा। नॉर्मल पर्सन में आपको एंकल क्लोनस नजर नहीं आएगा।
सर डैम्पिंग फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये वेरी गुड, इसका मतलब है किताब पढ़ी है। डैम्पिंग का मतलब कोई और बताएगा मुझे कि डैम्पिंग किसको बोलते हैं? डैम्पिंग फंक्शन का मतलब है कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि 100 इम्पल्सेस जा रहे हैं मसल स्पिंडल से, स्पाइनल कॉर्ड उसको इवेल्युएट करके आपको मसल स्पिंडल की जो प्राइमरी एफरेंट और सेकेंडरी एफरेंट है वो इसको लेके जाएंगी और वहां डंप करेंगी, और डंप करने के बाद जो जवाब आएगा वो जवाब 100 पे नहीं आएगा, मैं कह दूं 60 पे आएगा, 70 पे आएगा, 50 पे आएगा। यानी कि कुछ फंक्शंस को जर्क्स जो है, कुछ फंक्शन को स्पाइनल कॉर्ड डिस्कॉर्ड कर देगी और डैम्प कर देगी, खत्म कर देगी, और सिर्फ कुछ फंक्शन के अगेंस्ट में, कुछ सेकेंडरी और प्राइमरी एफरेंट के अगेंस्ट में वो जवाब देगी और स्मूथनिंग का जवाब देगी। That's very good. Smoothing, prevent jerkiness, restrain, all words are good. तो डैम्प का मतलब है कि डंप कर देना, खत्म कर देना, प्रिवेंट कर देना। तो वो उस वक्त होगा जब आपका प्राइमरी एफरेंट, सेकेंडरी एफरेंट और आपका स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेशन में चल रहा होगा। तीनों में से अगर किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, आपका एंटीरियर मोटर हॉर्न जवाब ही नहीं दे रहे हैं, या दे रहे हैं तो कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, कभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, so they are jerky. For example, आपने कुछ पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एफरेंट और सेकेंडरी एफरेंट को काट दिया है, तो वो जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो बहुत स्मूथ, बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। सो एंकल क्लोनस is a condition when there is a jerky movement of the ankle or the foot when we are doing this test. इसको मैं दिखाता हूँ अरसलान, मैं दोबारा शेयर करूंगा अगर, तो वापस तो वो नहीं आ जाएगा उसके ऊपर। ये देख रहे हो, नजर आ रही है वीडियो? जी सर, नजर आ रही है वीडियो। अच्छा अब देखो बेटा, अब गौर से देखना, बड़ा अच्छा है ये। देखो ये कैसे, अब पढ़ते भी जाओ। क्लोनस इज अ रिपीटेटिव डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल इन रिस्पॉन्स टू वन टाइम फोर्सेबल डॉर्सिफ्लेक्शन। आपने एक दफा डॉर्सिफ्लेक्स किया, वो बार बार करता रहेगा, इसे कहते हैं क्लोनस। ऐसा हमारे पास नहीं होता है, मगर ये होता है, और इसमें क्लोनस में होती है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी मतलब सख्ती होती है मसल के अंदर। ये देखो करेगा, ये देखा, ये इसने एक दफा फर्स्ट टाइम किया, फिर वो खुद कर रहा है एंकल। अगर आप गौर से देखो, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। This condition is typically seen with patients with multiple sclerosis, stroke, or spinal cord damage. दोबारा देखो, ankle clonus occur as a result of upper motor neuron lesion and its integrity of the spinal cord is tested. अगर upper motor neuron का लीजन होगा या spinal cord के अंदर कोई लीजन होगा जो कि upper motor से रिलेटेड है, तो आपको ये आपको ankle clonus नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा। आपकी किताब में जो टेस्ट लिखा हुआ है एंकल क्लोनस टेस्ट करने का, वो ये तरीका लिखा हुआ है कि आप अपनी टो पे खड़े हो जाओ, अपने टोस के ऊपर, फीट पे, और हील को ऊपर कर दो, और जोर से झटके से हील को नीचे फेंकोगे तो गैस्ट्रोकिनीमियस मसल जो होगा वो स्ट्रेच होगा, और जब वो स्ट्रेच होगा तो दोबारा से आप अपनी हील पे हील को ऊपर कर लोगे और टोस पे खड़े हो जाओगे। ये भी एक टेस्ट है। अच्छा अब ये बता रहा है कि अगर बहुत ही माइंड क्लोनस हो तो कोई मसला नहीं है, मगर अगर ज्यादा हो और 5 बीट से ज्यादा हो तो फिर हम उसको एबनॉर्मल कह सकते हैं। सर किसी किसी को आदत भी होती है मोड़ के रहने की, कौन क्या मतलब फुट मूव करते रहने की,
ये कौन सा, नहीं, फुट मूव करना इज अ डिफरेंट थिंग, उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें एक ही रीजन मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है कि साइकोलॉजिकल है, क्या पर मैं पाँव बार बार हिलाते रहो। सो बहरहाल एंकल क्लोनस इज, व्हाट इज द एंकल क्लोनस? एंकल क्लोनस मींस व्हेन यू हैव dorsiflex someone's foot, it repeatedly dorsiflex without your movement, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से जो है वो आपका ये ऐसी कंडीशन अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में ज्यादा नजर आती है। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ। अच्छा, तो ये एंकल क्लोनस आपको नजर आ रहा है, ये मैं बना रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि जब मैं वापस आता हूँ तो वो चला जाता है, तो नजर आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो ये एंकल क्लोनस है, देखो ये जर्की मूवमेंट्स हो रही हैं, आपने डॉर्सिफ्लेक्स किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें क्या बताती हैं? ये सारी चीजें बताती हैं कि ये स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं। ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? स्ट्रेच रिफ्लेक्स की एग्जांपल्स हैं। और इन स्ट्रेच रिफ्लेक्स में आपको ये पढ़ना है कि भाई कभी भी आपने स्ट्रेच किया तो आपका मसल जो है वो रिस्पॉन्ड देगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। रेसिप्रोकल इनहिबिशन में बता चुका था। पिक्चर को देखो, अगर रेसिप्रोकल नहीं समझ में आ रही तो मैं आगे चलूँ, अगर इसरो को समझ में आ रही तो मैं आगे चलूं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है असलान? ओके, तो ये पिक्चर सही है। इसमें क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स समझ में आ रहा है सबको? क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, अच्छा क्रॉस एक्सटेंसर क्या होता है मैं एक दफा जल्दी से बता देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया वो पढ़ लें। कि अगर मैं ये कहूँ, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए क्विक रिव्यू, देखो ये भी यही है, देखो ये जो है ना सेम चीज है, मैं दूसरी पिक्चर लेके आया हूँ नेट से। ये देखो, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कोई नॉक्सियस स्टिमुलस था, पेनफुल स्टिमुलस था, और ये पेनफुल स्टिमुलस की ये स्टिमुलस यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी एफरेंट के थ्रू गया और डोर्सल मोटर रूट के थ्रू ये एंटर हुआ, इंटरन्यूरॉन पे खत्म हुआ, और इसने जो है मसल्स को जो कि एगोनिस्टिक मसल्स थे उनको फ्लेक्स करवा दिया, और जो एंटागोनिस्टिक मसल्स थे उनको इनहिबिट करवा दिया। ब्लू वाला ये ब्लू वाला, तो इसको इनहिबिट करवा दिया ताकि हमारा आर्म फ्लेक्स करके उस नॉक्शियस स्टिमुलस या उस पेनफुल स्टिमुलस से दूर चला जाए। जबकि उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो यही इंपल्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ था, ये ऑपोजिट साइड पे भी चला गया, और ऑपोजिट साइड पे जाके इसने उल्टा काम कराया, इसने एक्सटेंसर्स को एक्टिवेट करा दिया और फ्लेक्सर्स को इनहिबिट करा दिया, ताकि हमारा ऑपोजिट लेग जो है वो ऑपोजिट मूवमेंट करे। जैसे अगर मेरा ये सीधा पांव है, हाथ को छोड़ दो, अगर मैं कहूँ ये मेरा सीधा पांव है और सीधे पांव के अंदर मेरे एक पिन चुभ गई है, तो मैं सीधा पांव तो फ्लेक्स कर दूंगा, बट मैं जो लेफ्ट फुट होगा या जो लेफ्ट लेग होगा उसको एक्सटेंड कर दूंगा ताकि मैं गिर ना जाऊं। इसे कहते हैं क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। डिड एनीबॉडी टेल मी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का मतलब क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन का मतलब ये है कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स आ रहे हैं, अगर वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर ये ब्रेन से निकल रहे हैं, ये ब्रेन है, ये कॉर्टेक्स है, यहाँ से ये फाइबर आ रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ कहीं अगर ट्रांसैक्ट हो जाए बीच में, या स्पाइनल कॉर्ड में आके अपर मोटर के फाइबर्स बिफोर साइनेप्सिंग विद द लोअर मोटर न्यूरॉन ट्रांसैक्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं अपर मोटर, और इसे इस लीजन को कहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। नॉर्मली जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं दे आर इनहिबिटरी टू लोअर मोटर, ये जिंदगी भर याद रखना है। नॉर्मली द अपर मोटर्स आर इनहिबिटरी टू लोअर मोटर। तो अगर अपर मोटर का लीजन हो जाए तो लोअर मोटर के ऊपर से इनहिबिटरी चेक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
और जब लोअर मोटर के ऊपर से इनहिबिटरी चेक खत्म हो जाएगा तो लोअर मोटर किसको सप्लाई कर रहे हैं? मसल्स को। मसल्स के अंदर टोनिसिटी आ जाएगी, मसल्स के अंदर स्पास्टिसिटी आ जाएगी, मसल के अंदर रिजिडिटी आ जाएगी, जो मोर और लेस तीनों चीजें सेम है, स्पास्टिसिटी, टोनिसिटी और रिजिडिटी। मसल्स के अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्स जैसे नी जर्क वगैरह है बहुत एग्जेजरेट हो जाएंगे, और मसल्स को जो है वो उसकी ब्लड सप्लाई वगैरह इंटैक्ट रहेगी, तो वो वो नहीं होगा फ्लैसिड या बिल्कुल जो है वो अनहेल्दी सा, मसल हेल्दी होगा और बेबिन की साइन पॉजिटिव होगी। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मगर ये चीजें याद रखो कि अपर मोटर न्यूरॉन हैज इनहिबिटरी चेक over the lower motor neurons. When the upper motor neurons are transacted, the lower motor neurons will be uninhibited and they do whatever they want to do, यानी कि वो strong rapid stimuli muscles को भेजते रहेंगे, तो muscles rigid होगा, tonic होगा, spastic होगा, बेबिन इसकी साइन पॉजिटिव होगी, deep tendon reflex exaggerate होगा। Got it? So supraspinal influence on the motor control, descending signal from brainstem, cerebral cortex, basal ganglia and cerebellum. ये सारे अपर मोटर कहलाते हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, इनको हम अपर मोटर कहते हैं। अगर अपर मोटर न्यूरॉन होगा तो मैंने अभी आपको बताया स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी मसल्स की, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा और हाइपरटोनिया हो जाएगा। और ये कब हो सकता है? कब हो सकता है भाई? या तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का लीजन हो जाए, लॉस ऑफ इनहिबिटरी इंपल्स, एक्सेसिव फायरिंग ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन है, या आपका ब्रेन स्टेम में कोई लीजन हो जाए, दोनों लीजन्स की वजह से अपर मोटर कट सकते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई लीजन हो जाए। सो अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से होता है, इसे हम कहते हैं डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। भाई बहुत ज्यादा बातें हो गई। अपर मोटर क्या है समझ में आना चाहिए। अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन क्या है? कहीं से भी अपर मोटर डिकसेट हो जाए, कट जाए, ट्रांसैक्ट हो जाए, या तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, या मिड ब्रेन के लेवल पे, या ब्रेन स्टेम के लेवल पे, या कॉर्टेक्स से निकलने के बाद, या कॉर्टेक्स खुद, कहीं से भी अपर मोटर ट्रांसैक्ट हो जाए, तो उससे जो है चेक, इनहिबिटरी चेक खत्म हो जाएगा। और जब इनहिबिटरी चेक खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जनाब? आपका जो है वो लोअर मोटर खुद ही फायरिंग करेगा और उसको स्पास्टिक कर देगा। ठीक है, ये दो तरह की रिजिडिटीज बताई गई हैं। क्या आप पहचानोगे कैसे? आपके पास एक पेशेंट आता है जिसकी सारे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन साइन आपको नजर आते हैं, उसकी स्पास्टिसिटी भी है, उसकी टोनिसिटी भी है, उसका डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। और डीप टेंडन रिफ्लेक्स की एग्जैजरेशन देखनी तो जो मैंने पहली वीडियो दिखाई थी, उस वीडियो के अंदर 1 फुट तो सही था लिम्ब, दूसरे लिम्ब में एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्स था। तो अब आपने पहचानना है कि भाई कॉर्टेक्स के लेवल पे इंजरी है या जो है वो मिड ब्रेन के लेवल पे है या ब्रेन स्टेम के लेवल पे, तो आप कैसे पहचानोगे? बात समझ में आ रही है मेरी? कोई आ गया है बात? जी सर। अच्छा चलो बेटा, मैं यहाँ तक रखता हूँ, और इसको ऐसा होगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपको ये छोटा सा पोर्शन रिकॉर्ड करके भेजूंगा, क्योंकि आखिरी स्लाइड इसके बाद खत्म है। और अगर आप पढ़ना चाहो तो अदनान अरसलान खाली एक इनको वीडियो दिखा दूँ, जी सर। जी सर। वीडियो, ये वीडियो देख सकते हो आप लोग, और इससे आपको पता चल सकता है कि डीकॉर्टिकेट और डीसेरेब्रेट रिजिडिटी क्या होती है। मैं आगे कर देता हूँ। That I was taught to posturing with some type of between the two. First, let's look at the corticate posturing. This is a type of flex posturing, and it can indicate damage to the cerebral hemispheres. And there will be adduction and flexion of the arms. The hands will be closed shut, they'll be flexed, and the legs will be rotated. ये बता रहा है डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी, जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका उड़ जाए और अब आपकी अपर मोटर डैमेज हो गए, कोई फाइबर ही नहीं आ रहा, तो देखो इस तरह मरीज आएगा, आप आंख बंद कर देखते ही पहचान जाओगे। Internally, with the feet plantar flex. And an easy way to remember this is to pay attention to those arms. And look at the word decorticate and the letter C-O-R, core. The patient will bring their arms to the core of the body, the middle, which is different. तो अगर डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी यानी कि कॉर्टेक्स आपका उड़ गया है, तो आप पेशेंट अपने आर्म को
स्टिफली फ्लेक्स कर लेगा कोर ऑफ द बॉडी यानी मिडिल पे, जिससे आप पहचान सकते हो। Because in the cerebrate, we don't do that. So remember those arms brought to the core of the body. Now let's look at the cerebrate. This is a type of extended posturing and can indicate damage to the brainstem. And this is the worst type of posturing ये डैमेज टू द ब्रेन स्टेम है। in between the two. There will be abduction and extension of the arms and pronation of the hands, and the fingers will be flexed, along with extended legs and plantar flexion of the feet. And to help you remember this, again, pay attention to those arms and look at all the E's in the word decerebrate. There's a lot of them. So remember the word extended. The arms are going to be extended rather than flexed on how you've seen that in decorticate. तो यहाँ पे ये कह रहा है डीसेरिब्रेट, या अगर आपको मिड ब्रेन की या ब्रेन स्टेम की इंजरी याद रखनी है तो डीसेरिब्रेट में भी ई आ रहे हैं ज्यादा और एक्सटेंडेड होंगे इसमें आम, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर था। अब मैंने ये चैप्टर पूरा क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो मोटर सिस्टम वाला चैप्टर है, उस सिस्टम के अंदर मैं जो है वो मोटर वाला पोर्शन नहीं कराऊंगा और उससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चन हो ग्रुप के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उसको सेटिंग को चेंज करें, मुझसे आज के चैप्टर के हवाले से पिछले चैप्टर्स के हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस ग्रुप में आए हैं, उनके जवाब मैं आज दे दूंगा। ठीक है, ओके, गुड लक। सर लीव कर दिया, नेक्स्ट क्लास इन्हीं की है। पढ़ा सकता हूँ।